लक्ष्य पब्लिक स्कूल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ यू ऑल आर इन क्लास 9। सो क्लास 9 में आप लोगों को एक नया सब्जेक्ट पढ़ना है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। तो अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हमें पढ़ना होता है इनकम जनरेशन के बारे में, यानी कि हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं, ये सारी चीजें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, ये सारी चीजें पढ़ना है। तो इकोनॉमिक्स में आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9 का द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सो इस हेडिंग से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें इस चैप्टर में एक विलेज के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है पालमपुर। तो अगर हम बात करते हैं सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। यानी कि इस चैप्टर का ओवरऑल मकसद ये है कि वो आपको प्रोडक्शन के बारे में समझा सके, और ये काम ये चैप्टर कर रहा है एक हाइपोथेटिकल विलेज के थ्रू जिसका नाम है पालमपुर। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मिंग जो है वो पालमपुर की मेन एक्टिविटीज है। वेयर सेवरल अदर्स एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। ऐसा नहीं है कि वहां के लोग सिर्फ फार्मिंग में ही इंगेज है, वहां पर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा भी होता है जो कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है, लेकिन एक लिमिटेड स्केल पे। दिस प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन जो ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज है वो बहुत सारे टाइप्स की रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट भी होती है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी। सपोज दैट लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ दिस बुक्स। तो अगर हम इस बुक की बात करेंगे तो ये बुक को बनाने के लिए हमने एक फैक्ट्री यूज की होगी। जो फैक्ट्री कहाँ पे होगी? एक लैंड पे होगी, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है। मैन मेड आइटम्स, अब इंसान के द्वारा बनाया हुआ ये इंक यूज हुआ है इसमें। ह्यूमन एफर्ट्स, यानी कि लोगों के द्वारा किए गए मेहनत भी यूज हुई है। मनी, यानी कि पैसे यूज हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रोडक्शन में क्या करती है, तो हमारी हेल्प करती है चीजों को प्रोड्यूस करने में। As we read through the story of a Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services. जब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि वेरियस रिसोर्सेज को किस तरीके से हमें कंबाइन करना है ताकि हम डिजायर गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर पाए, प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। पालमपुर जो है वो अपने आसपास के विलेजेस और टाउन से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। रायगंज, अ बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। रायगंज जो कि एक बहुत बड़ा विलेज है वो 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। मतलब कि ऑल वेदर रोड यानी कि एक पक्की सड़क जो है वह पालमपुर को रायगंज और शाहपुर से जोड़ती है। शाहपुर एक छोटा सा टाउन है और रायगंज है जो एक बड़ा सा गांव है। Many kinds of transport are visible on the road, starting from bullock cart, टांगास, बोगीस, यानी कि बहुत सारे टाइप के जो ट्रांसपोर्ट है वो हम देख पाएंगे रोड्स पे विजिबल है, जैसे कि बुलक कार्ट, टांगास, बोगीस, ये सारी चीजें, जिसपे कि वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बफेलो, जो मतलब बफेलोस का यूज करके मतलब वहां पे लोग क्या करते हैं, उन बैलगाड़ियों उन कार्ट्स को चलाते हैं, सॉरी। लोडेड विद अ जैगरी, यानी और जो कि लोडेड है जैगरी यानी कि गुड से, एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। और ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ बुलक कार्ट, टांगास यही सारी चीजें दिखाई देती है, नई व्हीकल्स भी है वहां पे, जैसे कि मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। अगर हम इस विलेज की बात करें तो दिस विलेज हैज अ 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू अ सेवरल डिफरेंट कास्ट। इस विलेज में 450 फैमिली है जो कि अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती है। द 80 अपर कास्ट फैमिली ऑन द मेजोरिटी ऑफ अ लैंड इन द विलेज। जो मेजोरिटी ऑफ अ लैंड है वो 80 अपर कास्ट फैमिलीज के पास है। देयर हाउसेज सम ऑफ द क्वाइट लार्ज एंड आर मेड विद सीमेंट प्लास्टरिंग। जैसे कि इनके जो हाउसेस हैं वो सीमेंट से बने हुए हैं, ब्रिक्स से बने हुए हैं और पूरी अच्छी तरीके से प्लास्टर भी हुए हैं। द एससी दलित्स comprise the 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses। जो अगर हम एससी की बात करें तो वो लोग गांव के कोने में रहते हैं, जो कि उनकी पॉपुलेशन 1/3 है, लेकिन वो एक गांव के कोने में रहते हैं क्योंकि पहले के लोगों की ये बिलीफ थी दैट दे आर अनटचेबल। वो लोग अछूत होते थे, हम उनसे छू नहीं सकते थे, इसीलिए, और लोग सुबह उठ करके उनका मुंह ना देखें इसलिए उन लोग क्या करते थे, उनको गांव के एक कोने में रखते थे जहां से उनका गांव में उनको आने न दिया जाए। ठीक है। Most of the houses have
इलेक्ट्रिक कनेक्शन, अगर हम पालमपुर विलेज की बात करें तो यहाँ के ज्यादा से ज्यादा घरों में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी powers all the tube wells in the fields and is used in a various type of small business। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पावर देती है सारे के सारे ट्यूब वेल्स को, जिससे कि वहां का इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है और स्मॉल बिजनेस के लिए भी यूज होता है। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल। पालमपुर की अगर हम एजुकेशन की बात करें तो वहां पे एजुकेशन के लिए 2 प्राइमरी स्कूल है एंड 1 हाई स्कूल, और वहां पे एक हाई स्कूल भी है। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहां पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि रन कराया जाता है, जो चलाया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। वहां पे एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जो कि जहां पे भी मतलब जो बीमार है उनका इलाज होता है। अगर हम ओवरऑल डिस्क्रिप्शन की बात करें, जब तक अब तक हम लोगों ने पढ़ा उससे हमें क्या समझ में आता है। द डिस्क्रिप्शन एबव शो दैट पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ अ रोड। पालमपुर के पास एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है रोड का, ट्रांसपोर्ट का, इलेक्ट्रिसिटी का, इरिगेशन का, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर। यहाँ पे ये सारी चीजें बहुत अच्छी है। और अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो कि आपके आसपास जो गांव है क्या वहां पे ये सारी फैसिलिटीज तो आप वो भी कर सकते हो। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेजेस। जो ये स्टोरी है वो आपको ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्शन एक्टिविटीज के बारे में बताएगी जो कि विलेजेस में होती है, यानी कि गांव में होती है। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। फार्मिंग जो होती है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है। इंडिया में 70% लोग फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट हैं। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिफर टू एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। सो अगर फार्मिंग को छोड़ के जो अगर हम और दूसरे एक्टिविटीज की बात करें प्रोडक्शन एक्टिविटीज की, तो उससे हम कहते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, जो कि इंक्लूड करती है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग को, ट्रांसपोर्ट को, शॉपकीपिंग को, यानी कि छोटे मोटे दुकान होंगे, लोग ट्रांसपोर्ट यानी जैसे कि हम आप लोग आस पास देख सकते हैं ई रिक्शा चलाते हैं, तो वैसे ही गांव में भी लोग कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग होगी। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स ऑफ अबाउट प्रोडक्शन। हम लोग इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम प्रोडक्शन के बारे में बात कर लें उसके बाद। सो अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, यानी कि प्रोडक्शन का एम ही होता है वो चीजें प्रोड्यूस करना जो कि हम चाहते हैं। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। तो अब हम देखते हैं कि वो 4 चीजें हैं क्या। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड, यानी कि पहली रिक्वायरमेंट होती है हमारी लैंड, एंड द अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। जैसे कि मैंने इस बुक का एग्जांपल दिया था, तो ये बुक जहां भी बनी होगी, जिस भी फैक्ट्री में बनी होगी, उस फैक्ट्री वो जो फैक्ट्री होगी वो हवा में नहीं उड़ रही होगी, वो फैक्ट्री जमीन पर ही होगी, यानी कि लैंड की जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहली है। द सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये बुक्स बनी होगी जहां पर, वहां पे किसी ना किसी लेबर ने काम किया होगा। ऐसा नहीं कि जंगलों से जानवरों को बुलाया गया होगा काम करने के लिए। पीपल हु विल डू वर्क सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म द नेसेसरी। मतलब कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड लोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप लोग देखोगे ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि वहां पे कपड़ों की वीविंग, ये सारे जो काम होते हैं वो कॉमन इंसान भी कर सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉमन मैन कर सकता है जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। तो सेकंड हो गया हमारा लेबर। अब हम लोग जो थर्ड है वो है हमारा फिजिकल कैपिटल। जो थर्ड चीज है वो है हमारी फिजिकल कैपिटल। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिकल कैपिटल क्या होता है। तो फिजिकल कैपिटल मतलब जिसके पास फिजिकली अपीयरेंस होता है, जैसे कि टूल्स हो गए, मशीन्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, ये सारे जो होते हैं वो हमारे फिजिकल कैपिटल्स के ही पार्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं कि फिजिकल कैपिटल कोई मतलब छोटी छोटी चीजें नहीं होती। जैसे कि अगर एक फार्मर है तो वो अपने जो भी इक्विपमेंट यूज करता है एग्रीकल्चर की, वो सारी उसकी फिजिकल कैपिटल ही होंगे। तो टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग कैन बी यूज इन अ प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स। और जो ये चीजें हैं जैसे कि और जो भी टूल्स हमारे पास होती हैं वो बहुत सालों तक यूज होती हैं। चाहे वो एक फार्मर यूज कर रहा है अपनी खेती के लिए, तो वो अपने टूल्स को ऐसा नहीं कि एक बार अगर उसने खेती कर दी तो वो दूसरी बार में फेंक देता है, नहीं, वो उस टूल को हर साल यूज करता है, तब तक यूज करता है जब तक वो खराब नहीं होता। और वो टूल्स जो है वो बहुत सालों तक खराब नहीं होता। अगर एक बिजनेस है, एक इंडस्ट्री है, मान लो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो वहां पे जितने भी कपड़े बनाने वाली मशीनें होती हैं, ऐसा तो ये ना कि फार्मर उसको हर साल बदलता है, रिप्लेस करता है, नहीं, वो उसकी इंडस्ट्री में 10 साल 20 साल के लिए रहती है। तो वो क्या होते हैं फिक्स कैपिटल, यानी कि जब हम किसी मशीनरी को बहुत सेवरल ईयर्स के लिए यूज करते हैं तो वो होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल। उसके बाद
फिजिकल कैपिटल का सेकंड पार्ट है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में जैसे कि कोई काम स्टार्ट करते हैं, जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो वहां पे हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं तो पढ़ते हैं इसको, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल और जो पैसे हमारे हाथ में होते हैं वो सारे होते हैं हमारे वर्किंग कैपिटल। प्रोडक्शन रिक्वायर अ वेराइटी ऑफ अ रॉ मटेरियल सच एज yarn यूज फॉर द वीवर एंड द क्ले यूज फॉर द पॉटर। यानी कि अगर मिट्टी का कोई घड़ा बना रहा है तो उसके लिए जो क्ले है यानी कि जो मिट्टी है वो क्या होगी, रॉ मटेरियल होगी। या फिर जो कपड़े की इंडस्ट्री खोल कर बैठा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोल करके बैठा है, उसके क्या चाहिए होगा, धागा चाहिए होगा, तो वो सारी चीजें उसके लिए रॉ मटेरियल होगी। ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। और अगर कोई इंसान फैक्ट्री चला रहा है, बिजनेस चला रहा है, तो उसके लिए पैसे हमेशा ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो वो हमेशा अपने पास कुछ पैसे रखेगा ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम, ताकि वो किसी चीज वो पेमेंट दे सके और जो चीजें उसकी फैक्ट्री के लिए जरूरी है वो सारी चीजें खरीद सके। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। यानी कि रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यानी कि जो रॉ मटेरियल होते हैं और जो हमारे हाथों में पैसे होते हैं उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग, दिस आर यूज्ड अप इन अ प्रोडक्शन। लेकिन जो टूल्स मशीन्स होती हैं, जो टूल्स होते हैं, मशीन्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, वो हमारे 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए होती हैं। लेकिन वर्किंग कैपिटल इतने टाइम के लिए नहीं होता। ये एक पर्टिकुलर 1 वीक के लिए हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ, या फिर उतने भी टाइम के लिए नहीं। लाइक कि अगर हमने मार्केट से अगर हमने 20,000 रुपए रखा है तो वो 20,000 रुपए वर्किंग कैपिटल में रखा है, तो वो 20,000 रुपए इसलिए रखा है ताकि क्योंकि हमें गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट से लेके आनी है, ताकि हम क्या कर पाए, ताकि हम अपने रॉ मटेरियल्स खरीद के अपने जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी है उसको चालू करवा दें। देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, you will need knowledge and enterprises to be able to put together land, labor and physical capital। अगर आप चाहते, यहाँ पे एक फोर्थ रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन उससे पहले इन तीनों ही चीज को आपको एक साथ रखना होगा और समझना होगा कि ये सारी चीजें जो हैं वो क्यों जरूरी हैं, ठीक है, और किस तरीके से वो प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। ठीक है, एंड आउटपुट अदर टू यूज योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट, दिस these days is called a human कैपिटल। तो अब जो है वो फोर्थ है, वो हमारा है कि हमें अब ह्यूमन कैपिटल्स के बारे में पढ़ना है कि ह्यूमन कैपिटल अब क्या होता है। तो ह्यूमन कैपिटल की बात की जाए तो जब हमारे पास मतलब स्किल्ड ह्यूमंस होते हैं तो वो होता है हमारा ह्यूमन कैपिटल्स। जो हमारी फोर्थ रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हमारी ह्यूमन कैपिटल के, लेकिन ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका पूरा का पूरा बेस्ड है ह्यूमन कैपिटल के ही ऊपर। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल यूज इन द प्रोडक्शन। अगर इस पिक्चर में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट दिस इज योर होमवर्क फॉर, यस, ट्राई टू, आप लोग इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे और आप लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें फिक्स कैपिटल क्या क्या है, लैंड, लेबर, फिक्स कैपिटल क्या क्या है। ये आज आपका होमवर्क है। ठीक है, एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। जितने भी प्रोडक्शन होते हैं वो कंबाइन करके बने होते हैं लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इन चारों चीजों के। सो विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी इसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि एग्जाम में 1 मार्किंग में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम किसे कहते हैं। तो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये 4 चीजें जो होती हैं वो होती हैं हमारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। As we read through the story of a Palampur, we will learn more about the first 3 factors of production। यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमने 3 फैक्टर्स के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है उसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, हमें पढ़ने में कन्वीनियंस हो, यानी कि हमें दिक्कत ना हो, इसीलिए हम लोग फिजिकल कैपिटल को एज अ कैपिटल ही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फार्मिंग इन पालमपुर, कि पालमपुर में फार्मिंग जो है वो किस तरीके से होती है। लैंड इज फिक्स्ड, ये बहुत बेसिक सी बात है कि लैंड जो होती है वो फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो धरती है, हमारी जो अर्थ है, उसका साइज हर साल बड़ा होता जा रहा है। हमारे यहाँ पे बढ़ रही है सिर्फ एक ही चीज, वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन के सिवाय दूसरी कोई चीज बढ़ नहीं रही है। तो यस, पोल्यूशन हर साल बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पता नहीं धरती का क्या होगा। तो लैंड जो है ना धरती पे फिक्स है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रही है, लेकिन जो लैंड है वो नहीं बढ़ रही। उसका जो साइज था पहले जब धरती की स्टार्टिंग हुई थी तब से अब तक वो सेम है। ठीक है, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मिंग जो है वो पालमपुर की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। 75% लोग जो काम करते हैं वो डिपेंडेंट है किस पे, तो वो डिपेंडेंट है फार्मिंग
फॉर द लिवलीहुड यानी उनकी जीविका के लिए वो पूरी तरीके से 75% लोग जो है उस विलेज के पालमपुर के वो डिपेंडेंट है कहाँ किस चीज पे, तो फार्मिंग पे। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर, वो चाहे फार्मर्स हो सकते हैं या फिर फार्म लेबर्स हो सकते हैं। फार्म लेबर्स वो लोग होते हैं जो दूसरों की खेती में काम करते हैं। द वेलबींग ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि इस गांव के जो जितने ज्यादा लोग हैं वो पूरी तरीके से प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब फार्म्स के प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है, यानी कि खेती बाड़ी में ज्यादा डिपेंडेंट है। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कांस्टेंट इन अ रेजिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन लैंड या अंडर द कल्टीवेशन इज पार्शली फिक्स। मतलब होता है इसका कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 75% जो लोग हैं वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है फार्मिंग के ऊपर। तो जाहिर सी बात है वो पॉपुलेशन बढ़ रही होगी, लेकिन लैंड नहीं बढ़ रही और जो खेती हो रही थी वो भी नहीं बढ़ रही। तो इससे क्या होता है, इससे जाहिर सी बात है, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या है, ज्यादा से ज्यादा गरीबी है और किसान गरीब है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन लैंड हमारी उतनी की उतनी ही है। सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया। सो 1960 से कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि वो एरिया बढ़ाने के लिए कुछ किया गया है लैंड एरिया को। ठीक है, अंडर कल्टीवेशन बाय देन सम ऑफ द वेस्टलैंड इन द विलेजेस हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टीवेटेड लैंड, यानी कि 1960 के बाद कुछ वेस्टलैंड को कल्टीवेटेड लैंड में कन्वर्ट किया गया है। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन, लेकिन अब ऐसा कोई स्कोप नहीं दिखाई दे रहा कि वहां पर जो लोग हैं वो क्या कर पाएंगे, इस फार्मिंग को आगे बढ़ा पाएंगे। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टर। हमेशा याद रखना कि स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है लैंड को मेजर करने का वो होता है हेक्टर। थ्रो इन द विलेज यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट्स लाइक बिघा। ठीक है, तो अगर आप लोग इस चैप्टर की बात करो तो लोग कभी कभी बिघा था, मतलब बहुत सारी जो उनके बेसिक टर्म जो उनके लैंग्वेज में होती है, जो उस गांव की पर्टिकुलर लैंग्वेज होगी, बेसिक लैंग्वेज, उसके अपने ही एरिया के लैंग्वेज में वो लोग उससे बिघा भी बोलते हैं। 1 हेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। 1 हेक्टर जो होता है वो इक्वल होता है एरिया के जो एक वन साइड से मेजर करे तो 100 मीटर के। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड। तो अगर आप लोग चाहो तो 1 हेक्टर एरिया को अपने स्कूल ग्राउंड से नाप सकते हो। सो यस, अब हम लोग बात करें क्या इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या ऐसा कोई तरीका है कि हमारी सेम खेती से हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। तो हम बात करते हैं इन द काइंड ऑफ अ क्रॉप ग्रोन and facilities available, Parampur would resemble a village of the western part of the state of उत्तर प्रदेश। जिस हिसाब से बताया गया है तो पालमपुर जो है उत्तर प्रदेश वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का एक गांव है। ऑल लैंड इज कल्टीवेटेड इन पालमपुर, सारा का सारा जो लैंड है वो कल्टीवेटेड है पालमपुर में। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, कोई भी ऐसा लैंड नहीं है जो कि आइडल है, यानी कि जो खाली है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो जवार एंड बाजरा, यानी कि रेनी सीजन में जो खरीफ क्रॉप्स बोई जाती है, मतलब खरीफ क्रॉप बोई जाती है जो कि होती है जवार बाजरा। दिस प्लांट आर यूज एज अ कैटल फीड, और ये कैटल फीड यानी कि कैटल्स मतलब होते हैं गाय, इन सारी चीजों को खिलाने के लिए अपने मतलब मवेशियों को खिलाने के लिए यूज किया जाता है। इट इज फॉलोड बाय अ कल्टीवेशन ऑफ अ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, और अक्टूबर एंड दिसंबर में वहां पे लोग पोटैटो यानी कि आलू को बो देते हैं। इन द विंटर सीजन फील्ड्स आर सोन विद द वीट, और विंटर सीजन में लोग रबी क्रॉप्स यानी कि वीट को बोते हैं। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट ऑफ एट रायगंज, यानी फार्मर्स जो है उन्हें जितना चाहिए वीट उतना रख करके अपने घर को फीड कराने के, अपने घर के लोगों के लिए को जिंदा रखने के लिए उन्हें जितना भी वीट चाहिए वो रख करके बाकी का सारा वो लोग रायगंज में सरप्लस वीट यानी कि जो एक्स्ट्रा होता है वो रायगंज में बेच देते हैं। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू अ शुगर कैन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, और कुछ पार्ट को वो लोग शुगर कैन के लिए भी रख देते हैं जो कि हर साल कुछ जगहों पे बोया जाता है। शुगर कैन इज इन इट्स रॉ फॉर्म और एज अ जॉगरी इज सोल्ड इन अ ट्रेडर्स इन शाहपुर। शुगर कैन जो है रॉ फॉर्म में इसलिए शुगर कैन वो लोग लेके जाते होंगे जिन्हें शुगर को शुगर फैक्ट्री में लेके आना होगा, जिसे शुगर कैन से जिन्हें शुगर बनानी होगी वो रॉ शुगर कैन को खरीदते हैं। और जैगरी
जो जैगरी होती है वो गांव के लोग खुद से बना करके शाहपुर के मार्केट में ट्रेडर्स को बेच देते हैं। द मेन reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in the Palampur is due to the well developed system of irrigation. Yes, मेन रीजन है जिसकी वजह से जो पालमपुर के लोग हैं वो एबल हैं इरिगेट कर, मतलब कि पालमपुर के लोग 3 टाइप्स की क्रॉप करते हैं, लेकिन अगर आप इंडिया में हर जगह घूमो तो वहां पे सारे के सारे जगहों पे 3 टाइप्स की क्रॉप एक ही लैंड पर सभी जगहों पे प्रोड्यूस नहीं की जा पाती है। तो ऐसा क्या स्पेशल है पालमपुर में जो वहां के लोग एबल हैं ये करने के लिए? तो वो है वहां का इरिगेशन सिस्टम। यानी कि इरिगेशन सिस्टम होने की वजह से लोगों को बारिश का इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर बारिश लेट भी होती है तो वो लोग क्या करते हैं, अपने अच्छे इरिगेशन सिस्टम की वजह से उन्हें पानी की कमी नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। और जो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो भी पालमपुर में बहुत पहले आया था। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। सो यस, इसका जो मेजर इफेक्ट है वो क्या किया, वो उसने भी बहुत ज्यादा इरिगेशन में रोल प्ले किया। यानी कि जाहिर सी बात है खेती के लिए बहुत, मतलब खेती के लिए इरिगेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब में पता है कि जिस तरीके से हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो भी पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। टिल द यूज ऑफ अ फार्मर्स ऑफ ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेटेड स्मॉल फील्ड्स। तो फार्मर्स क्या करते हैं, पर्शियन व्हील्स को यूज करते हैं ताकि वो लोग पर्शियन व्हील्स को यूज करते हैं अपने खेतों को इरिगेट करने के लिए। पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच लार्जर एरिया ऑफ अ लैंड। मतलब कि जब लोगों ने ये देखा कि इलेक्ट्रिक जो ट्यूबवेल्स है वो ज्यादा से ज्यादा एरिया को क्या कर सकता है, इरिगेट कर सकता है, तो उन लोगों ने उनका यूज करना स्टार्ट किया और पर्शियन व्हील्स को यूज करना बंद कर दिया। जो इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल होते हैं वो ज्यादा लार्जर एरिया ऑफ अ लैंड को बहुत जल्दी से क्या करते हैं, तो इरिगेट कर देते हैं। तो यस, इसलिए लोगों ने पर्शियन व्हील को यूज करना छोड़ करके इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल को यूज करना स्टार्ट किया। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो फर्स्ट ट्यूबवेल्स थे वो क्या थे, वो तो गवर्नमेंट के थ्रू इंस्टॉल कराए गए। सुन हाउ फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अब प्राइवेट ट्यूबवेल्स। उसके बाद क्या किया, जब फार्मर्स ने ये बातों को एज्यूम की, देखा, नोटिस किया कि नहीं इससे जो है ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो उन लोगों ने अपने लिए प्राइवेट ट्यूबवेल्स को अरेंज कर लिया। एज अ रिजल्ट बाय मिड 1917 द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टर वॉज इरिगेटेड। सो इसीलिए 1970 के टाइम, मिड 1970 में क्या हुआ, पूरे की पूरा एंटायर का वो पूरी अच्छी तरीके से इरिगेट होने लगा। यानी कि वहां की सिंचाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। कहाँ की, तो पालमपुर की। लेकिन यस, एक बात और आप लोगों को अपने ध्यान में रखनी होगी कि इतना अच्छा इरिगेशन का सिस्टम हमारे इंडिया के हर जगह पर नहीं है। मतलब कि इतना अच्छा इरिगेशन का सिस्टम नहीं है। लोग अभी भी उन जगहों को छोड़ करके जो नदियों के किनारे बसे हुए, बैंक ऑफ द रिवर में है या फिर कोस्टल एरिया में है, इन सारी जगहों को हम छोड़ दें। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ अ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज अ मल्टीपल क्रॉपिंग। यस, ये भी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मल्टीपल क्रॉपिंग किसे कहते हैं। तो मतलब एक से ज्यादा क्रॉप्स को एक सेम पीस ऑफ लैंड पे ग्रो करना है। सपोज दैट ये इतना पार्ट आपका क्या है, एक पीस ऑफ लैंड है, तो इसी पीस ऑफ लैंड पे अगर ये तीनों की चारों या ये तीनों अगर मैं क्रॉप उगा सकती हूँ, मैं 3 तरीके के क्रॉप प्रोड्यूस कर सकती हूँ, एक क्रॉप से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकती हूँ, तो वो होती है हमारी मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। ये एक बहुत ही कॉमन मतलब तरीका है। अगर हम एक पर्टिकुलर लैंड पे, क्योंकि हमारी लैंड मैंने आपको पहले ही बताया कि इंक्रीज नहीं हो रही, ये जो लाइन है, ये जो स्क्वायर का शेप, ये जो रेक्टेंगल का शेप है, यही हमारी लैंड है, तो ये कभी इंक्रीज नहीं होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी फार्मिंग को इंक्रीज, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए मल्टीपल क्रॉपिंग यूज कर सकते हैं। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। और जितने भी फार्मर्स हैं पालमपुर में, एटलीस्ट वो 2 मेन क्रॉप्स को जरूर उगाते हैं। और हमें पता है कि मेन क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं। मेनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप ऑफ इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। और उसमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जिसने क्या किया है, पास्ट 15 to 20 ईयर्स से क्या स्टार्ट कर दिया है, तो उन्होंने पोटैटो को लगाना भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम मेन क्रॉप्स की बात करें तो खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स जो होते हैं वो हमारे मेन क्रॉप्स होते हैं। यानी कि पालमपुर के लोग 2 मेन क्रॉप्स तो कम से कम उगाते ही हैं। एंड यस, अब गवर्नमेंट ने काफी कुछ अच्छा कर दिया, तो हमारे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा हिस्सों में ये 2 मेन क्रॉप्स तो लोग
किसी भी तरीके से उगा ही लेते हैं। यानी कि 2 मेन क्रॉप्स की तो प्रोडक्शन फार्मर्स अब आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे जगह जैसे महाराष्ट्र में कुछ एरिया पिछड़े हुए हैं, बिहार में भी कुछ एरिया पिछड़े हुए हैं जहाँ पे लोगों को ट्यूबवेल्स ऐसी सब कोई चीज़ों के बारे में नहीं पता है, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स क्या होते हैं ये सारी चीज़ें नहीं पता है। यहाँ तक कि हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंट्री जहाँ ऐसे बहुत सारे मतलब स्टेट्स हैं, विलेजेस हैं जहाँ ऐसी बहुत सारी विलेजेस हैं, नॉन स्टेट नहीं, ऐसी बहुत सारी विलेजेस हैं जहाँ पे अब तक इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पहुंची है। सो यस, अभी भी हम पीछे हैं, बट जो डेवलप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हैं। सो अब तक आपने जितनी पढ़ाई की उससे आप लोगों को 2 बातें समझ में आई होगी। एक ये कि अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल क्रॉपिंग यूज करनी होगी। और सेकंड चीज है आप मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज करें। अगर हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड और मल्टीपल क्रॉपिंग ये 2 चीजों को यूज करते हैं तो हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। मतलब यह है कि अपनी यील्ड को यानी कि अपने प्रोडक्शन को हाई करने के लिए हमें मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम का यूज करना चाहिए, मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज करना चाहिए। यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ अ लैंड ड्यूरिंग द सिंगल सीजन। यानी कि ये यील्ड जो है वो चीजें होती है कि एक सिंगल सीजन में हम कितना क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं। टिल द मिड 1960 द सीड्स यूज्ड इन अ कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विद अ रिलेटिवली लो यील्ड्स। यानी कि जो पहले के जमाने में हम लोग क्या, पहले 1960 टाइम्स उससे पहले के टाइम तक हम लोग क्या करते थे ना कि पहले जो हमारे घरों में पुरानी सीड्स होती थी वही सीड्स हम लोग यूज करते थे, ट्रेडिशनल सीड्स को यूज करते थे। ट्रेडिशनल सीड नीडेड लेस इरिगेशन। ट्रेडिशनल सीड्स को क्योंकि बहुत कम पानी चाहिए होता था, मतलब कि कम पानी में उनका काम हो जाता था। फार्मर्स यूज काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज अ फर्टिलाइजर। और फार्मर्स क्या करते थे, काउ डंग और अदर नेचुरल मैन्योर यानी कि जो भी चीज होती थी वो नेचुरली यूज करते थे फर्टिलाइजर के रूप में। ऑल दिस वेर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। और क्या मिलता था, घर ही पे उनके मिल जाते थे क्योंकि फार्मर्स के पास कैटल्स हमेशा होते थे। काउ डंग उन्हें वहां से मिल जाता था और भी बहुत सारी चीजें उन्हें खुद के गांव से मिल जाती थी। द ग्रीन रिवोल्यूशन इन द लेट 1960 इंट्रोड्यूस द इंडिया फार्मर टू कल्टिवेट द व्हीट एंड राइस यूजिंग अ हाई यील्डिंग वेराइटीज। तो लेकिन जब हमारे इंडिया में 1960 लेट 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके बाद हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई, जैसे कि हाई यील्डिंग वेराइटीज यानी कि सीड्स, बहुत सारे टाइप्स की सीड्स लाए गए, जैसे कि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को लाया गया जिससे कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई। ठीक है, द HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रमोट मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ अ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट। मतलब कि क्या करता था कि वो ग्रेन्स को ज्यादा प्रोड्यूस करता था एक सिंगल प्लांट में भी। ठीक है, मतलब कि अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आपने कभी अपने गांव गए होगे तो आप कभी क्रॉप्स को नोटिस करना, लाइक जिसने ट्रेडिशनल सीड्स यूज किया है उसके जो क्रॉप्स हैं वो थोड़े पतले पतले दिखाई देते हैं, उनमें कम ग्रेन्स लगे होते हैं। लेकिन जिसने HYV सीड्स को यूज किया उसमें जो क्रॉप्स होती हैं बहुत ज्यादा लगी होती हैं। वो क्रॉप अगर आप एक क्रॉप काटोगे तो भी आपको वो हैवी लगेगा, भारी लगेगा। HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ अ वाटर एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर। लेकिन जो HYV सीड्स होते हैं उसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है और वाटर भी चाहिए होता है, मतलब बहुत ज्यादा वाटर चाहिए होता है और केमिकल फर्टिलाइजर भी चाहिए होता है। इन सारी चीजों को यूज करने के बाद ही क्या होती है कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ती है। सो यस, जब हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो लोगों ने क्या किया, केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया, HYV सीड्स का यूज किया, तो इनसे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का यूज किया। तो इससे एक रिजल्ट क्या हुआ कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो तो हाई हो गई, लेकिन प्रोडक्शन हमारी हाई हो गई। ठीक है, लेकिन जो हमारे लैंड था वो डिगार्ड होना स्टार्ट कर गया, मतलब लैंड की फर्टिलिटी थी वो कम होने लगी। ठीक है, फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट ट्राइड आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। आप लोगों ने अगर अभी भी जानते होंगे तो आप लोग ने बहुत बार सुना होगा कि पंजाब हरियाणा यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत रिच होते हैं। वो रिच इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत साल पहले, मैंने बहुत पहले ही क्या किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन को अपना लिया था। द फार्मर्स इन दिस रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन। यहाँ के लोगों ने ट्यूबवेल्स लगा लिया था इरिगेशन के लिए एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स। और HYV सीड्स का बहुत ज्यादा उन्होंने यूज किया, केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया, पेस्टिसाइड्स यूज किया। ठीक है, सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, ट्रैक्टर एंड थ्रेशर्स को भी यूज, ट्रैक्टर थ्रेशर्स खरीद के लाया और उनको यूज करना लगा। विच मेड अ प्लगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, जिसकी वजह से हार्वेस्टिंग और प्लगिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, यानी वो काम तेजी से होने लगा। दे वे रिवॉर्डेड विद अ हाई यील्ड ऑफ व्हीट, और जिसकी वजह से वो रिवॉर्ड हो गया, मतलब कि उनकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, यानी वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे।
अगर हम लोग पालमपुर की बात करें तो पालमपुर में अगर ट्रेडिशनल वेराइटीज वाले सीड्स को यूज किया जाता है तो 1300 केजी क्या करते हैं वहां के लोग ग्रो कर पाते हैं, लेकिन अगर वो HYV सीड्स के थ्रू किया जाए तो वो 3200 केजी पर हेक्टर। देखिए 1300 to 32 यानी कितना बड़ा डिफरेंस है। देयर वॉज अ लार्जर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ वीट। तो HYV सीड्स को यूज करने के बाद बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है हमारी क्या हो जाती थी, प्रोडक्शन बढ़ जाती थी। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट। तो फार्मर्स के पास जो है वो ज्यादा अमाउंट, सरप्लस अमाउंट ज्यादा हो जाता था और उससे वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को ज्यादा अपने वीट को मार्केट में बेच पाते थे। ठीक है, सो यस आज हम यहीं तक करेंगे। आज हमने यहाँ तक कर लिया मार्केट तक, और अब आपका होमवर्क जो है वो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी दे दिया है कि आपको उस पर्टिकुलर पिक्चर से पिक आउट करना है कि उसमें लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ये सारी चीजें क्या क्या है। एंड वन मोर थिंग, आप लोग साइंटिफिक ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को होमवर्क क्या, किस सब्जेक्ट का क्या है वो आपको पता चलते रहेगा। और यस, आप एक और चीज, लॉकडाउन की वजह से हम लोग विद्यार्थी स्टोर से जाकर के बुक खरीद सकते हैं, विद्यार्थी पुस्तक भंडार से, तो आप लोग अपने बुक्स को खरीद लीजिए। थैंक यू। Like, share and comments. Please subscribe to this channel and also press the bell icon for further notification. Thank you.